हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का अध्याय 3। इसके 2 अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लें। हमने ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट की है, उसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है अध्याय 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, उत्पादन मतलब उपाजना। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़े रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हमने पिछली दो चैप्टर पढ़े हैं। ओनली इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे, जैसे ये कहानी ये छोड़ देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन, ये हेडिंग है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि जलवायु की दुनिया बदलती रही है। साथ ही जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है कि किसे सबसे पहले पालतू बनाया था? कुत्ते के जंगली पूर्वज को। जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें से ऐड करेंगे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को
संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई। वास्तव में बसने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? 12,000 साल पहले से। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। आइए अपने नई हेडिंग है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। आइए ऊपर पढ़ते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 को देखो। मानचित्र 2 हमने ये सेकंड क्लास में पढ़ा है, मतलब सेकंड चैप्टर में। और जिन लोगों ने हमारा सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, जरूर देख लें। अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। क्या क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर में आप लोग देख चुके हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका में तुम यह जान सकते हो कि कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। आइए अब तालिका देखते हैं। ये है अनाज और हड्डियाँ, पुरा स्थल, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये मिले हैं मेहरगढ़ में जो आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये मिले कोहलडेहवा में जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान,
ये मिले हैं महागढ़ा में जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। गेहूँ और दलहन ये मिले हैं गुफकराल में जो आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी ये मिले हैं बुर्जहोम में जो आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल ये मिले हैं चिरांद में जो आधुनिक बिहार में है, आधुनिक बिहार में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर ये मिले हैं हल्लूर में जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर ये मिले हैं पयम्बल्ली में जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। ये ऊपर पढ़ते हैं, ये यहीं मिले हैं। आइए ऊपर देखते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम जो वर्तमान कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्त मतलब गड्ढा, वास मतलब घर मतलब बसने का स्थान, गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। पुरापाषाण और नवपाषाण का ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा वो अवश्य पढ़ लें। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ये नवपाषाण युग के कुछ पत्थर हैं, नवपाषाण युग के उपकरण। ये पढ़ते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ये प्रश्न है। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लक्ष्य बना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित हैं। आइए जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। जनजाति प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने में जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेतों का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है।
बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। मायराएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने तथा औजारों तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बच्चे कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों में के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2, मेहरगढ़ ढूंढो। मानचित्र ये लेसन 2 में है, चैप्टर 2 में ये दिया है, आप लोग पढ़ लें। मानचित्र 2। यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों में भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? इस मानचित्र को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। इस पे आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं वहाँ घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। ये जैसे कोई व्यक्ति सबसे पहले यहाँ रहना शुरू किया, यहाँ पर वो रहना शुरू किया, धीरे धीरे सालें बीतती गई, उसका कूड़ा करकट सब यहीं पर जमा हो गया, धीरे धीरे जमा हो गया, घर भी टूट गया, फिर वो यहीं पर दोबारा घर बना लेगा तो ये स्तर ऊंचा हो जाएगा। ये फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे धीरे धीरे एक टीला बन जाता है। ऐसे कहने का अर्थ है, ये नीचे पढ़ते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा।
यह मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ में ऐसे घर होते थे पहले। ये है कब्र। ये किसी व्यक्ति की डेड बॉडी है और ये 2 बकरियों को दफनाया है। ये किसी व्यक्ति को दफनाया है, ये बकरियां हैं 2 साथ में। ये नीचे पढ़ते हैं। दाओजली हेडिंग मानचित्र 2, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था मानचित्र 2, दाओजली हेडिंग 2। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठास्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार भी और बर्तन भी मिले हैं। आइए नीचे पढ़ते हैं। अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चताल युग तुर्की में है। कौन सा? चताल युग। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।